Hello, my lovely students. Welcome to Learn with Hema's class. Today, I have come up with English Standard 8, Unit 2, 2.1 Vocation, written by Rabindranath Tagore. A very lovely poem, especially it suits you children. Vocation. Vocation का मतलब क्या होता है बच्चों? Vocation मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो या ऐसा कोई भी काम जो आप करते हो जो आपको सूट करता है या आपको पसंद है वो करना या आपके पर्सनालिटी को, आपके ट्रेट्स को वो सूट करता है, ऐसा काम वोकेशन। जैसे अभी मुझे लगता है मैं पढ़ाने में अच्छी हूँ तो मेरा काम है पढ़ाना। दिस इज़ माई वोकेशन। आई टीच एवरी नाउ एंड देन, आई कीप ऑन टीचिंग। किसी को कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिवनेस अपने अंदर रखता है तो वो आर्ट वर्क्स करते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो या कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क हो क्राफ्ट में, या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो, कुछ भी। तो वो जगह अगर वही चीज़ वो करता रहता है क्योंकि उसे वो सूट करता है, वो अच्छा लगता है, उसे वो सूट करता है, तो वो उसके लिए वोकेशन हो गया है। तो आपको सूट होने वाला, जैसे अगर आप समझो बॉडी वाइज बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, तो आपके लिए आप बेस्ट है कि आप थोड़ा सा जिमनास्ट करें या फिर आप रेसलिंग का वर्क करें, तो जो आपके बॉडी को सूट करता है। अगर आपका ब्रेन बहुत तेज़ है, आप बहुत फास्ट सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, बहुत फास्ट एक्शन करते हैं हर चीज़ में, तो आप कुछ एक डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर टाइप में कुछ बन सकते हैं। तो वोकेशन मीन्स एनी वर्क दैट सूट्स यू। इट डजेंट मीन्स दैट कि कोई प्रोफेशन या कोई ऑक्यूपेशन ही हो। वोकेशन इज़ एनी थिंग दैट सूट्स यू. In this, the warming up exercise, I would like to tell the warming up exercise which I am doing over here. तो यहाँ पे pick out the words that refer to means of living and fill them in the web. तो means of living यहाँ पे कुछ words है. Profession, of course profession एक means of living है. Profession के ज़रिए से हम कमाते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हम जो काम करते हैं उसे profession कहते हैं. Then recreation आप मीन्स ऑफ लिविंग में नहीं ले सकते हो। रिक्रिएशन आप अपने इन्जॉयमेंट के लिए जाते हो। ऑक्यूपेशन, ऑफकोर्स ऑक्यूपेशन आप मीन्स ऑफ लिविंग के लिए ले सकते हो क्योंकि ऑक्यूपेशन से आपको इनकम मिलती है आपके। देन जॉब, येस ऑफकोर्स जॉब से भी आपको इनकम मिलती है। पास टाइम, अगर कोई काम आप पास टाइम के लिए कर रहे हो तो उससे आपका मीन्स ऑफ लिविंग नहीं हो रहा है, यानी आपको इनकम नहीं मिल रही है, तो वो इसमें नहीं आएगा इन ब्रैकेट्स में। देन कम्स योर एम्प्लॉयमेंट, ऑफकोर्स येस एम्प्लॉयमेंट से आपको कमाई मिल रही है तो इट कम्स अंडर मीन्स ऑफ लिविंग। देन आता है हमारा हॉबी या करियर हम यहाँ ले सकते हैं, हॉबी नहीं ले सकते हैं। हॉबी मतलब हमारा पैशन होता है कुछ करने का, तो वी कैन नॉट इंक्लूड इट एट मीन्स ऑफ लिविंग। लेकिन हाँ, अगर हम उसी हॉबी को एक करियर बना लेते हैं तो उससे हमें इनकम मिलता है, लाइवलीहुड मिलता है, देन दैट करियर यू कैन टेक एंड नॉट हॉबी। देन नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। नो, एंटरटेनमेंट यू वोंट टेक क्योंकि एंटरटेनमेंट भी हम अपने मज़े के लिए करते हैं, इससे हमें कमाई नहीं होती है। ट्रेड ऑफकोर्स ट्रेड हम लेंगे मीन्स ऑफ लिविंग में क्योंकि ट्रेड से हम कमाई करते हैं, वी अर्न मनी। बिजनेस, ऑफकोर्स येस बिजनेस भी हम लेंगे क्योंकि बिजनेस से हम अर्न करते हैं। स्पोर्ट्स वर्ड रिलेटिव है। रिलेटिव इन द सेंस किसी के लिए स्पोर्ट्स सिर्फ एक रिक्रिएशन का तरीका होता है, खेलना, टाइम पास करना। किसी के लिए स्पोर्ट्स एक अर्निंग थिंग होता है, तो दिस इज़ अ रिलेटिव थिंग, हम इसे साइड में रख सकते हैं। दूसरा है रिटायरमेंट मतलब हमारे नौकरी से हम छुट्टी पा लेते हैं, तो अगर नौकरी से छुट्टी पा ली तो हमें इनकम नहीं मिलेगी। पेंशन आता है, वो एक रिलेटिव टर्म है, वो खाली कुछ ही एम्प्लॉयज़ को पेंशन आता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को नहीं मिलते हैं। देन प्लेसमेंट, नो प्लेसमेंट यानी नौकरी पर रखना, तो प्लेसमेंट इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ लिविंग। तो मीन्स ऑफ लिविंग में हमारे जो टर्म्स है यहाँ पे, वोकेशन तो यहाँ दिया हुआ ही है, उसके अलावा जो ऊपर वर्ड्स हैं उनमें से आप लिख सकते हो, जैसे ऑक्यूपेशन, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, मिशन, करियर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आप लिख सकते हो। मिशन भी है, मिशन आप कोई मिशन पे काम कर रहे हो तो जिससे आपको अर्निंग हो रही है, तो दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ गुड डिक्शनरी फाइंड द शेड्स ऑफ डिफरेंस इन द फॉलोइंग। अब ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोफेशन है, वोकेशन है, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, ये ऑलमोस्ट रिलेटेड टर्म्स है। दीज वर्ड्स आर ऑलमोस्ट रिलेटेड विथ ईच अदर।
बट स्टिल डिक्शनरी से हम इनके प्रॉपर मीनिंग्स निकाल सकते हैं. सो आई विल टेल ओरली द आंसर्स. आई विल नॉट गिव यू रिटन आंसर्स एज ऑफ नाउ, बट orally I will give you, but and very clearly I will give you so that you won't have any problems. तो सबसे पहला है profession. What is profession? Profession refers to a paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification. तो प्रोफेशन ऐसा काम होता है जिससे हमें कमाई होती है, हमें सैलरी मिलती है, हमारा काम जिससे हमें सैलरी मिलती है. और जो प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए हमें बहुत सारी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है और कई बार क्वालिफ़िकेशंस भी हमको हासिल करनी पड़ती है. जैसे मैं अगर टीचर हूँ तो मैंने MA B.Ed किया है, ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है. B.Ed करने के वक्त मुझे काफ़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, तो इसमें ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है. डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स MBBS करते हैं, MD करते हैं या उसके आगे भी कुछ रहता है और उनको भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है. इंजीनियर्स है, CA हैं, जो भी है उन सबको ट्रेनिंग करनी पड़ती है. तो प्रोफेशन मीन्स यू नीड टू टेक अप ट्रेनिंग फॉर दैट वर्क. ऑल्सो यू नीड अ डिग्री फॉर दैट वर्क. विदाउट अ डिग्री ऑल्सो, मतलब दोनों चीज़ मैंडेटरी होती है प्रोफेशन में, एंड देयर बाय यू मेक योर लिविंग, आप अर्निंग करते हो. नेक्स्ट इज वोकेशन. वोकेशन इज एनीथिंग दैट अ पर्सन इज स्पेशली ड्रॉन और सूटेड टू. मतलब एक पर्सन किस काम के लिए बना है या सूट करता है उसको वही काम, उसका मतलब होता है वोकेशन. अभी जैसे किसी को पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती है लेकिन उसको बोलना बहुत अच्छा आता है, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होके स्पीच दे सकता है. या फिर समझो किसी को डांस अच्छा आता है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, तो ही कैन टेक अप डांस. वोकेशन मीन्स एनी ऑक्यूपेशन विच अ पर्सन इज स्पेशली ड्रॉन और सूटेड. कोई लोग तो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, भले उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी ना हो, बट डांस में माहिर होते हैं. कोई सिंगिंग में माहिर होता है. तो देर आर मैनी वोकेशंस विच अ पर्सन कैन टेक अप, जो उसको सूट करता है. नाउ व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एनीथिंग you can call any activity of buying and selling goods or services, or you can say a commercial activity done by a person at his own risk, है ना. कमर्शियल एक्टिविटी डन बाय अ पर्सन एट हिज ओन रिस्क, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस. बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है और ये आदमी खुद अपने हिसाब से करता है, उसको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है. कमर्शियली मीन्स फॉर अर्निंग, फॉर मेकिंग मनी. Then next is occupation. Now occupation and business are very close concepts. Occupation refers to a person's usual or principal work or business. कई बार occupation business एक साथ में कैरी कर सकते हैं. We can carry out same thing. For example, एक फार्मर है, एक फार्मर जो है क्रॉप्स ग्रो करता है फील्ड में, लेकिन साथ ही साथ वो बिजनेस भी कर रहा है अपने ही क्रॉप्स को ट्रेड करने का, अपने ही क्रॉप्स का ट्रेडिंग करने का बिजनेस भी कर रहा है. सो ही इज़ हैविंग, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ही इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स, और उसका बिजनेस क्या है, ही इज़ ट्रेडिंग इन क्रॉप्स. सो ऑक्यूपेशन इज समथिंग अ पर्सन्स यूजुअल और प्रिंसिपल वर्क और बिजनेस. ओके, स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड. आप स्पेशली कमाने के हिसाब से ये ऑक्यूपेशन टेकअप करते हो. जैसे फार्मिंग एक्टिविटी हो गई, फिशिंग एक्टिविटी हो गई, लंबरिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ये जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं ये छोटे मोटे, या फिर आपके जो लोकल आपको हेल्पर्स होते हैं आपके, तो वो लोग आपको जो हेल्प करते हैं आपके डेली लाइफ के अंदर, वो उनके ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, ओनोमेटोपोइया, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो इसमें बताया गया है. फिगर ऑफ स्पीच, व्हेन अ वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएटेड विथ इट, इट इज कॉल्ड एन ओनोमेटोपोएटिक वर्ड. मतलब किसी भी वर्ड से अगर हमको पता है, समझ में आ रहा है कि साउंड हो रहा है, अ साउंड इज बीइंग क्रिएटेड, तो उस वर्ड को हम बोलेंगे ओनोमेटोपोएटिक वर्ड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, बैंग, टैप, टिंकल, क्रैश, विसल, एक्सेट्रा. ये कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं. मैं कुछ और वर्ड्स आपको देती हूँ जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है राइट डाउन 8 to 10 ओनोमेटोपोएटिक वर्ड्स ऑन योर ओन. तो देखिए, आप सुनिए. थर्ड यानी कोई चीज़ धड़ाम से गिरती है ना, धड़ाम, धूम, ऐसा इस टाइप के. सो थर्ड. चर्प, बर्ड्स का नॉइज़ होता है, चर्प, CHIRP, चर्प. भाव भाव, dogs, right? Then meow, cat का, this is the sound. Tring, tring,
टेलीफोन का साउंड, ट्रिंग ट्रिंग, टिक टिक, वॉच, द साउंड ऑफ अ वॉच, टिक टिक, टिंग टोंग, द वॉच ऑफ अ बेल, हिस, द साउंड ऑफ अ स्नेक, shh, the sound used to make you silence, buzz, something which is buzzing, especially mosquitoes or bees, howl, animals howl, fox, these people howl, grunt, grunt is something, a sound made by animal, pigs normally, quack, birds, ducks, quack quack, clap, clap. So these are the sound words. So these all words are onomatopoetic words, and these are most often used in poems to create some effect. So let us go ahead on the vocation. A very beautiful poem written by Rabindranath Tagore, and Rabindranath Tagore is one of the renowned person or one of the renowned poet, you can say, a Nobel Prize winner. इनको Nobel Prize मिला गया है इनके पोइट्री एंथोलॉजी के लिए, जिसका नाम था गीतांजलि, एंड बहुत मतलब उसमें 100 से भी ज़्यादा पोइट्रीज थी, पोएम्स लिखी हुई थी. तो ये जो पोएम है, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ राइटिंग इन द एज इफ ही इज़ अ बॉय. द पोएम द स्पीकर इज़ अ बॉय, एंड दैट बॉय इज़ ट्राइंग टू टेल हिज विश, हिज क्रेविंग्स, कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है. तो ही इज़ ट्राइंग टू टेल ऑल दोज थिंग्स. सो द पोएम रीड्स लाइक दिस. आई एम रीडिंग इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. So जब भी वो स्कूल जाता है, जब भी घड़ी में 10 बजते हैं, 10 बजने की आवाज़ आती है, गोंग मतलब 10 बज गए, तब वो स्कूल के लिए निकलता है. एंड एवरी डे जब भी वो स्कूल के लिए निकलता है, उसको रास्ते में एक हॉकर मिलता है. हॉकर जो ठेले पर सामान बेचता है, जो गली गली घूम घूम के ठेले पर सामान बेचता है. सो एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो हर रोज़ उसको वो हॉकर मिलता है रास्ते में स्कूल जाते समय, और वो चिल्लाता रहता है. नॉर्मली जो ठेले पर जो भी सामान बेचते हैं वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते रहते हैं. कोई सब्जी वाला है तो बोलते ताज़ी ताज़ी सब्जी ले लो, लाइक कोई चूड़ियाँ वाला है तो चूड़ियाँ ले लो, कोई मटके वाला है, मटके बेच रहा है तो मटके ले लो. वॉट एवर फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वॉट एवर दे आर सेलिंग, दे विल शाउट फॉर दैट थिंग. सो दिस हॉकर इज सेलिंग बैंगल्स. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. तो देखो बच्चे को कितना अच्छा लग रहा है ये प्रोफेशन जो है, ये हॉकर का जो वोकेशन है, कितना अच्छा लग रहा है उसको, कि उसको कोई घाई नहीं है. अब बच्चे को घाई है देखो स्कूल पहुंचने की, 10 बज गए हैं, स्कूल पहुंचने की घाई है, तो वो कहीं और नहीं जा सकता, और उसको एक ही रूट रोज़ फॉलो करना रहता है. स्कूल का एक ही रास्ता है, वो वहीं जाना पड़ता है, और टाइम पे जैसे ही स्कूल से छूटता है घर पे आना पड़ता है. लेकिन ये हॉकर की लाइफ कितनी मज़ेदार है. कोई टाइम नहीं है निकलने का, कोई टाइम नहीं है वापस घर आने का. जिस गली में घुसना चाहे उस गली में घुस जाए, है ना, कभी इस गली में कभी उस गली में. तो ही डजंट हैव एनीथिंग फिक्स्ड, और उसको रोज़ स्कूल जाना पड़ता है फिक्स टाइम पे, फिक्स्ड रूट पे बच्चे को. तो इसीलिए उसको ऐसे लगता है कि काश मैं भी हॉकर होता, तो जहाँ मेरी मर्ज़ी आए वहाँ मैं चला जाता, जब मुझे जाना होता तब मैं चला जाता, कोई घाई नहीं होती मेरी घर पे आने की. सो आई विश आई वर अ हॉकर. तो बच्चे को क्या लग रहा है कि आई विश आई वर अ हॉकर. बच्चा जो है वो क्रेव कर रहा है, लॉन्ग कर रहा है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ हॉकर, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड. मैं भी रास्ते में चलना चाहता हूँ चिल्लाते हुए, क्राइंग, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक होम फ्रॉम द स्कूल. अब ये तो आई विश आई वर अ हॉकर ये तो हो गया, जब स्कूल जाने के टाइम पे उसको ये दिखता है हॉकर. अब जब स्कूल से आता है एट 4 o'clock, व्हाट टाइम ही रिटर्न्स एट 4 o'clock. So when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate that house the gardener digging the ground. तो जब वो 4 बजे आता है घर पे, तो उस वक्त उसको हॉकर नहीं दिखता है. उस वक्त उसको अपने घर के गेट से वो दूसरा घर दिखता है जहाँ पर एक गार्डनर ग्राउंड को डिग कर रहा है,
यानी उसको अपने घर के गेट से दूसरा घर दिख रहा है जहाँ पर एक गार्डनर जो है गार्डन को डिग कर रहा है। गार्डन को डिग कर रहा है यानी मट्टी में काम कर रहा है स्पेड से। स्पेड एक गार्डनिंग टूल है, खोदने के लिए जो नॉर्मली यूज़ होता है, ज़मीन खोदने के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। तो आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो मेरे गेट से मैं उस हाउस को देख सकता हूँ जहाँ पर गार्डनर ग्राउंड डिग कर रहा है। ही डज़ वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। तो अपने स्पेड से वो काम करता है जो उसको पसंद है। स्पेड अगेन आई सेड अ गार्डनिंग टूल, ज़मीन खोदने के लिए। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। और वो अपने पूरे कपड़े जो है मैले कर लेता है मिट्टी से। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। लेकिन कोई भी उसे डांटता नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखो बच्चे को अभी क्या तकलीफ़ हो रही है। जब वो कपड़े गंदे करके आता है तो उसकी मम्मी उसको डांटती है, लेकिन ये गार्डनर मट्टी में ही काम कर रहा है लेकिन कोई भी उसको डांटता नहीं है। नो वन टेक्स हिम टू टास्क्स। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। और अगर वो समझो सन में काला भी हो रहा है, धूप में बैठा है काला भी हो रहा है, या फिर गीला भी हो रहा है। अभी गार्डन का काम करेगा तो धूप में बैठना पड़ेगा, पानी डालेगा प्लांट्स को तो शायद गिल्ला भी हो जाए, कपड़े भी मैले हो जाए मिट्टी में काम करने से, लेकिन कोई उसको डांटने वाला नहीं है। तो उस बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मुझे क्यों डांट मिलती है जब मैं कपड़े गंदे करता हूँ या जब मैं बारिश में भीगता हूँ। हाँ, मुझे क्यों डांट मिलती है, मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं मुझे। तो आई विश आई वर अ गार्डनर। अगर मैं गार्डनर होता तो मैं भी मिट्टी में जब चाहे तब खेल सकता था, अपने कपड़े गंदे कर सकता था, जब चाहे तब गिल्ला हो जाता था। तो आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और यहाँ पर अगर मैं गार्डनर होता तो मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होता। विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब गार्डनर का तो हो गया, लेकिन जब वो अब डार्क हो जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो उसकी मम्मी जो है, बच्चे की मम्मी, स्पीकर की मम्मी, दैट इज़ द पोएम, जो पोएम बोल रहा है उसकी मम्मी उसको बेडरूम में भेज देती है सोने के लिए कि बच्चा अभी रात हो गई है सो जाओ। तो देखो बच्चे का टाइम टेबल फिक्स है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। मॉर्निंग 10 o'clock घंटी बजते ही उसको स्कूल के लिए निकलना है, इवनिंग 4 o'clock उसको घर पे आना है, रात को उसको प्रॉपर फिक्स टाइम पे बेडरूम में जाना भी है सोने के लिए। लेकिन जब वो बेडरूम में जाता है तो बेडरूम के विंडो से उसको बाहर दिखता है वॉचमैन रास्ते पर अकेला। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। है ना, मैं उस वॉचमैन को देख सकता हूँ जो लेन के जो अप एंड डाउन, आगे पीछे चल रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है। तो वो वॉचमैन आई कैन सी द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। ये जो रास्ता है वो एकदम डार्क है, अंधेरा है और लोनली है, मतलब यहाँ और कुछ नहीं है, खाली है, कोई नहीं है, सिर्फ वो वॉचमैन घूम रहा है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट होती है, रोड्स में स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, एक लंबा सा पोल होता है और उसके एकदम टॉप पे, एंड पे एक लाइट होती है, सिंगल लाइट। तो उसको ऐसे लगता है जैसे वो कोई जायंट है। हाँ, जैसे वो जो लैम्प पोस्ट है दैट इज़ अ जायंट। एंड द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वर्क्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। और ये वॉचमैन क्या कर रहा है, उसके हाथ में लैंटर्न भी है, यानी ऑयल लैम्प, लैंटर्न भी है, तो वो स्विंग करते करते अपने लैंटर्न को जा रहा है। एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। और अपने उसकी शैडो यानी उसकी छाया भी उसके साथ साथ में चल रही है, तो उसकी शैडो उसको अकम्पनी कर रही है। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ। तो पोएट को ऐसा लगता है कि ये वॉचमैन जो है कभी भी सोता ही नहीं होगा, रात को बेड पे तो जाता ही नहीं होगा। जैसे मुझे भेजा जा रहा है बेड पे सोने के लिए, वैसे वॉचमैन को तो कभी नहीं भेजते होंगे। तो उसको ऐसे लग रहा है कि कितनी मज़े की लाइफ है वॉचमैन की भी, रात रात भर जागने का, घूमते फिरते रहने का अकेले, और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, कोई बेड पे जाने देने वाला भी नहीं है। सो आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज़ विथ माई लैंटर्न। तो अब बच्चा जो है वो विश कर रहा है कि आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज़। चेजिंग द शेडोज़ मीन्स मेरी अपनी खुद की जो परछाई होती है उसका पीछा करते हुए जाना, राइट। अब परछाई से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, तो चेजिंग द शेडोज़ विथ माई लैंटर्न, यानी मेरे शेडो के पीछे पीछे मैं चलूँगा और मेरा लैंटर्न मेरे साथ साथ में चलेगा। सो आई विश आई वर अ वॉचमैन।
सो इस पूरे पोएम में आपने देखा बच्चों, ये जो लड़का है, ये जो स्पीकर है पोएम का, ये जो बोल रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस तरह से लिखा है कि आपके जो मन की स्थिति है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि किस तरह से आप लोग भी फ्रीडम चाहते हो। आप सभी फ्रीडम चाहते हो। आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे टाइम पे उठो, स्कूल जाना है, फिर घर पे आओ, खाना खाओ, होमवर्क करो, ट्यूशन है, क्लास है, वहाँ जाना है, शाम को आना है घर पे, थोड़ा पूजा पाठ करना है, जो मम्मी को घर में काम कराना है, पापा का काम करना है, कुछ भी घर का ग्रोसरीज लाना और काम करना है, और फिर बाद में सो जाना है, और प्रॉपर कुछ भी इधर उधर मस्तीखोरी नहीं करना है। कपड़े कभी गंदे करके आए तो डांट मिलेगी, है ना। लेट स्कूल जाएंगे तो स्कूल वाले निकाल देंगे, और अपनी मर्ज़ी से कहीं और घूमने भी नहीं जा सकते। स्कूल के ड्रेस में तो स्कूल ही जाना पड़ेगा, राइट। तो और रात के टाइम पे अकेले निकलने नहीं देते हैं पेरेंट्स, बाहर के बोलते हैं नहीं बाबा रात को अकेले नहीं निकलते हैं। तो ये जो पोएट है, ये जो स्पीकर है, वो ये सब कुछ चाहता है कि वो एक हॉकर भी रहे ताकि गली गली घूम सके। उसको अपनी फ्रीडम चाहिए गली गली घूमने की, उसे कोई रोक टोक नहीं चाहिए कि कोई मुझे रोके कि तुम ये मत करो वो मत करो। और उसे गार्डनिंग करना है, मतलब अपने कपड़े गंदे करने हैं, खेलना है, भीगना है, फ्री रहना है, केयरलेस लाइफ जीनी है उसको, तो वॉचमैन भी बनना है। तो इस तरीके से ये पोएम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और ये बिल्कुल आपके एज के बच्चों के लिए बनी हुई है। आप तो फिर भी मुझे लगता है थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन जो 8 से 10 साल के बच्चों का ग्रुप होता है, बहुत इनोसेंट होते हैं वो बच्चे। तो ऐसे बच्चे जो हैं हमेशा यही सोचते हैं कि ना मेरी मम्मी तो हमेशा मुझे है ना टाइम पे सुला देती है, और उसका लड़का तो है ना वो तो घूमता रहता है। तो आप तुलना करते हो दूसरे के साथ में, तो ये जो कंपैरिजन है दूसरे के साथ में, अरे वो तो घूमता रहता है मुझे नहीं घूमने देती, तो आपको दुख होता है। तो उस वक्त आपको चाहिए होती है यही फ्रीडम कि काश मैं भी वैसा होता तो मुझे भी घूमने मिलता। तो इसी तरीके से ये पोएम है। अब हम आते हैं इसके वर्कशॉप की तरफ। अभी ये जो 1 और 2 है मैं आपको ओरली बता दूंगी बेटा, क्लियरली बताऊंगी सबको, तो आप ओरली अगर ध्यान से सुनोगे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ ये कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपांड। आई होप यू ऑल कैन सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस मैच इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है दिए हुए हैं ABCDEF, और नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट दे मीन। जो ऊपर 6 वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हुए हैं उनमें से एक का मतलब है यहाँ पे। तो अब जो है नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, टेक्स हिम टू टास्क का मतलब होता है स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स, F ऑप्शन है। सेकेंड, इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, बेक्ड इन द सन मीन्स एक्सपोज्ड टू हीट, B ऑप्शन। चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न, चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न का आपका ऑप्शन है E, फॉलोइंग इमेजिनरी गोल्स। देन द लेन इज डार्क एंड लोनली, द लेन इज डार्क एंड लोनली का A ऑप्शन है डिजर्टेड, डिजर्टेड यानी खाली खाली। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, इसका ऑप्शन है डर्टीज द क्लोथिंग्स, सॉइल्स हिज क्लोथ्स मतलब डर्टीज द क्लोथिंग्स। देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो रोड ही मस्ट टेक का D ऑप्शन है नो पर्टिकुलर रूट। ओके, D ऑप्शन नो पर्टिकुलर रूट। अब ये जो टेबल आ रही है आपकी, टाइम ऑफ द डे, लोकेशन, पोएट्स एक्टिविटी, हॉकर्स एक्टिविटी, गार्डनर्स एक्टिविटीज़ एंड वॉचमैन्स एक्टिविटीज़। तो अब हम देखते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग में लोकेशन क्या है? इन द लेन। ओके, पोएट का एक्टिविटी क्या है? वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल और वॉकिंग टू द स्कूल। हाँ, मॉर्निंग में लोकेशन है लेन, इन द लेन, कहाँ पर हुआ है यानी उस वक्त पोएट क्या कर रहा है? वॉकिंग टू द स्कूल। उस वक्त हॉकर का एक्टिविटी क्या है मॉर्निंग में? सेलिंग बैंगल्स ऑन द हॉकर, है ना, सेलिंग बैंगल्स। गार्डनर एक्टिविटी और वॉचमैन एक्टिविटी मॉर्निंग में नहीं है। फिर हम आते हैं आफ्टरनून में। आफ्टरनून में लोकेशन कहाँ है? वापस से वॉकिंग इन द लेन ओनली, राइट, नियर द पोएट्स हाउस। आफ्टरनून में क्या है? नियर द पोएट्स हाउस, राइट, वो अपने गेट पे आ जाता है ना आफ्टरनून में। और पोएट का एक्टिविटी क्या है? वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, घर पे आ रहे हैं स्कूल से। अभी आफ्टरनून में तो हॉकर का एक्टिविटी नहीं है, बट यू कैन फाइंड गार्डनर्स एक्टिविटी। गार्डनर्स एक्टिविटी क्या है यहाँ पे? डिगिंग द ग्राउंड। गार्डनर क्या कर रहा है? डिगिंग द ग्राउंड।
देन नाइट को, नाइट में लोकेशन क्या है? पोएट्स बेडरूम, राइट, द पोएट्स होम या पोएट्स बेडरूम आप बोल सकते हो. पोएट्स एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या कर रहा है? वॉचिंग द वॉचमैन फ्रॉम हिज बेड, वॉचिंग द वॉचमैन फ्रॉम हिज बेड. अब नाइट में ना हॉकर है ना गार्डनर है, नाइट में वॉचमैन है, तो वॉचमैन का एक्टिविटी क्या है? वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट स्विंगिंग हिज लैंटर्न, राइट, वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट स्विंगिंग हिज लैंटर्न. तो इस तरीके से ये टेबल हमने कर लिया है पूरा. अब जो है थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स. थिंक एंड आंसर में फर्स्ट वाला है व्हाट कुड बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम. एज ग्रुप क्या होगा स्पीकर का? सो द स्पीकर मस्ट बी ऑफ द एज ग्रुप बिटवीन 10 to 12 ईयर्स, बिटवीन 10 to 12 ईयर्स आप लिख सकते हो, ओके, या 8 to 12 ईयर्स भी लिख सकते हो, बट 8 बहुत छोटा हो जाएगा, सो यू राइट 10 to 12 ईयर्स ओनली. सो व्हाट कुड बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम? The age group of the speaker in the poem must be between 10 to 12 years. What is the difference between a hawker and a shopkeeper? है ना, एक hawker और shopkeeper में क्या difference होता है? A hawker keeps moving from one place to another selling his goods, whereas a shopkeeper has a fixed place or shop to sell his goods. ओके, तो मैं आंसर रिपीट कर देती हूँ आपको. आई विल रिपीट द आंसर. द हॉकर कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग हिज गुड्स, वेयर एज अ शॉपकीपर हैज़ अ फिक्स्ड प्लेस और शॉप टू सेल हिज गुड्स. थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन दे सी चिल्ड्रन सॉइल देयर क्लोथ्स इन डस्ट एंड हीट. तो पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं व्हेन दे सी देयर चिल्ड्रन सॉइल देयर क्लोथ्स इन डस्ट एंड हीट? व्हेन द पेरेंट्स सी देयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन डस्ट एंड डर्टिंग देयर क्लोथ्स एंड प्लेइंग इन द हीट ऑल्सो, दे स्कोल्ड देम फॉर डूइंग सो और दे टेक देम टू टास्क. आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आइदर दे स्कोल्ड देम फॉर डूइंग सो और दे टेक देम टू टास्क. ओके, Why is the street light compared to a one red-eyed giant? Street light को one red-eyed giant क्यों कहा गया है? The street light is tall and has a single red light at the top. Hence it is compared to a giant with a one red eye. एक आँख वाला राक्षस लंबा सा रहता है और उसको एक ही आँख रहती है. तो स्ट्रीट लाइट कैसे एकदम लंबी होती है, टॉल होती है और एक लाइट होती है उसके ऊपर, इसीलिए स्ट्रीट लाइट को वन आइड जाइंट कहा गया है. One red-eyed giant. Okay. What exactly does the speaker in the poem crave for? Crave मतलब क्या चाहता है जो स्पीकर है पोएम का, क्योंकि सुबह उसको हॉकर बनना है, दोपहर में शाम में जब घर पे आता है उसको गार्डनर बनना है और रात को उसको वॉचमैन बनना है. तो एक्चुअली पोएट को क्या करना है, what उसका क्रेविंग क्या है? So the speaker in the poem actually craves for his freedom to do whatever and whenever he wants. He doesn't want that anyone guides him to do a particular thing. मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ आंसर. The speaker in the poem actually craves for his freedom to do whatever and whenever he wants. He doesn't want that anyone guides him to do a particular thing. ठीक है. Then next, does the poet really wish to become a hawker, gardener, watchman? Justify your response. तो क्या पोएट को सच्ची में बनना है हॉकर, गार्डनर या वॉचमैन? और अगर नहीं बनना है या बनना है तो हमें रिस्पॉन्स जस्टिफाई करना है, इन्हें रीज़न देना है. सो द पोएट डज नॉट रियली विश टू बिकम अ हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन. अभी रीज़न हम दे रहे हैं. ही इज़ चाइल्डिश एंड सीज ओनली वॉट ही थिंक्स is their carefree life. He does not see the difficulties. He actually only craves for complete freedom from authority. So this is your answer. I will repeat once again. The poet does not really wish to become a hawker, gardener, watchman. He is childish
and sees only what he thinks is their carefree life. He does not see the difficulties. He actually only craves for complete freedom from authority. Okay, now next, say whether the speaker of the poem wishes to be a. Say why. तो अब हमें रीज़न बताना है कि उसको स्पीकर को हॉकर क्यों बनना है, गार्डनर क्यों बनना है, वॉचमैन क्यों बनना है. सो हॉकर क्यों बनना है? द स्पीकर इन द पोएम फील्स दैट देर इज नथिंग टू हरी द हॉकर. देर इज नो फिक्स्ड रोड he must travel by, no place that he must go to, and no time when he must get back home. The speaker feels he is lucky and hence he wishes to be a hawker. It means that the speaker wants to be free and do what he wants and go where he wants to without any restrictions. So that is the answer. Now a gardener. The speaker in the poem sees that the gardener in the nearby house is digging the ground. He does what he likes with his spade. He is free to get his clothes soiled with mud, get baked in the sun, or get wet. No one scolds him. Hence, the speaker wishes to be a gardener, so he is able to enjoy freedom in the open without any restrictions. Without any restrictions. Now for watchman, why he wants to become a watchman? The speaker is in his bed. Through the open window, he can see the watchman walking up and down the dark and lonely street with a lantern in his hand. The speaker is resentful that he has to go to bed. He thinks that the watchman never goes to bed in his life. Hence, he wishes to become a watchman and walk up and down in the dark street at night, having fun, chasing the shadows with his lantern. So this is why he wants to become a watchman. Now pick out lines that contain alliteration, simile, repetition and onomatopoeia. So first I will pick up alliteration. We can see in the poem itself alliteration. Okay, the very first thing is, I can see through the gate that house the gardener digging the ground. You can see this third stanza. I can see through the gate, the house, the gardener digging the ground. Right? तो यहाँ पे देखो, through, that, the, right? T repeat हो रहा है, और G for gate, G for gardener, G for ground. That means here the letter T and G, the sound of the letter T and G is repeated for pleasing effect. Therefore it is alliteration. The next example, he does what he likes with his spade. He soils his clothes. Till here if you take, so he does what he likes with his spade. He soils his clothes. You can see the letter H is repeated here again and again. So the sound of letter H is repeated. Then third one, nobody takes him to task. You can see nobody takes him to task. T, the letter T, the sound of letter T is repeated for pleasing effect. Therefore this is alliteration. Then you can see my mother. You can see my mother. You can see the last this stanza, and my mother sends me to bed. So my mother and me, all three words starts with M. So this is alliteration. The sound of M is repeated pleasingly. Then fifth one, through my open window. You can see over here, through my open window the watchman walking up and down. So through my open window the watchman walking up and down. You can see W, letter W of window, watchman, walking, right? So letter W, the sound of W is repeated for pleasing effect. Then I wish I were the watchman. This line also you can see, I wish I were the watchman walking the street all night. This sentence again, it has the letter W. The sound of W is
Letter W is repeated for pleasing effect. Therefore, this is also alliteration. Okay. Now, the next example for repetition. Repetitions, you can see the third line. Bangles, crystal bangles. So, bangles word is repeated, right? Bangles, crystal bangles. So, bangles word is repeated. Therefore, this is repetition. Then the words no and nobody, right? You can see the second stanza, second line. No place he must go to, no time when he must come, and nobody. So these all are associated with the same sound. No and nobody are repeated for emphasis. So here you don't have to write a specific sentence. So repetition, you can see the second line. No place he must go to, and no time when he must come home. There is no. So this sentence, full sentence, there is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. So this whole thing you can take for repetition. Then second example, okay, this is done. Onomatopoeia. Next is onomatopoeia, the very first line. When the gong sounds 10, the word gong is a sound word. So sound word is associated with this word. Therefore this is onomatopoeia. Simile. There is one example for simile. You can see this. The street lamp stands like a giant with one red eye in its head. So the street lamp is directly compared with a red giant. So this is all. This is about your figures of speech also. Everything I have mentioned. And the next questions, your 6th, 7th, 8th, are not to be done now in lockdown at least, or you can do it on your own preferably. So this is, we have done the poem vocation. I hope you understand through this session about this poem. So very soon I'll come up with my next lesson. Till then, thank you, stay safe, stay secure, goodbye.